हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं चैप्टर 3, राइट। चैप्टर 3 की हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 1 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नाउ 3.11 क्या है ये क्वेश्चन 3.11? What do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atom or ion. तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते क्या हैं। तो ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम होते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर है? समझ में आया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? सो हम लिखेंगे यहां पे isoelectronic species having same number of electron. Isoelectronic species having a same number of electrons. Clear? अब फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बताना है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन का हमें एक दूसरा एटम बताना है या फिर दूसरा आयन बताना है, राइट। तो फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। -1 का क्या मतलब है? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें और हमने ऐड कर दिया, सो ये बन गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड इज आर्गन। आर्गन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? क्लोराइड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्लोराइड, Cl नेगेटिव। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो इट विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड वन इज Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव का मतलब है नॉर्मली मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन और किसका होता है? नियॉन का। या फिर हम सोडियम ऐड कर सकते हैं, Na+ कर सकते हैं, Na+, ठीक है, Na+। तो हाँ, यहाँ पे देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर फोर्थ है रुबीडियम, Rb+। तो रुबीडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस, रुबीडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Rb+ है, तो इसके पास ऑलमोस्ट 36 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। कितने हैं? 36 इलेक्ट्रॉन। अब सर्च करिए कि दूसरा कोई एलिमेंट, कोई नोबल गैस, राइट, उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कौन हो जाएगा? क्रिप्टॉन, राइट। Kr के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 36 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हमने सबके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल बता दिए हैं। क्लियर? डन है? करिए इसको नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.12। Hmm. 3.12 कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशी, व्हाट इज कॉमन इन देम। ये जितने भी स्पीशीज हैं इनमें कॉमन क्या है? एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले सारी चीजें देखो, कॉमन क्या है? N3 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नेगेटिव का मतलब है 3 और ऐड कर लिए, सो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। फिर O2 नेगेटिव का अभी हमने देखा था, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और ऐड कर लिए, सो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9, 1 ऐड कर लिया, सो इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन।
सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, सो 10 इलेक्ट्रॉन। एंड देन एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो व्हाट इज कॉमन इन देम? दे ऑल हैव same number of electron in it and having same number of electron is known as isoelectronic species. ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। करेक्ट। नाउ अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, तो जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की बात करते हैं, राइट, तो होता क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो साइज में, ठीक है, जितना छोटा होता है एटॉमिक रेडियाई उसका उतना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्या कहा, जो एक्चुअल साइज में, जैसे कि नाइट्रोजन का 7 है तो उसके एक्चुअल साइज को देख के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा, N3 नेगेटिव का होगा, N3 नेगेटिव। इसके बाद है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव and Al3 पॉजिटिव। क्लियर? सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ये ए पार्ट है एंड दिस इज बी पार्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन कौन सा है, 3.12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। थ्री पॉइंट 13 ओके, सो 3.13 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन लार्जर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल एटम है, ठीक है, कैटायन एक्चुअल एटम से कैसे छोटा होता है, एनायन एक्चुअल एटम से, उस पेरेंट एटम से कैसे बड़ा होता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है, राइट। तो एक पहले समझते हैं एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सोडियम लिया। अब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या कर देंगे, सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव, यानी कि कैटायन बन गया। सोडियम का साइज देखो जरा। अब अभी क्या था, यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये है Na का। Na पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें आ गया। अब साइज खुद कंपेयर करो, पेरेंट एटम और कैटायन का साइज देखो। कैटायन हैव स्मॉलर साइज देन देयर पेरेंट एटम, यस और नो। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। किसका एग्जाम्पल ले ले अब हम,
किसका एग्जाम्पल ले लें? अनायन की बात करते हैं हम. क्लियर? नाउ सेकेंड हम कोई एनायन ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्लोरीन ले लिया. ठीक है, क्लोरीन ले लिया. अब क्लोरीन के पास क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन के पास क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है और उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl नेगेटिव बन गया, ये अनायन बन गया. यहां पे इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास अब है 18 इलेक्ट्रॉन. सो सेवनटीन इलेक्ट्रॉन फिल करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है. दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखो नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ गया है. क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, 16 17 और एक 18 है टोटल. ओके, 10 और 8 18 है. तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गया है किसमें? अनायन में, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा. रिपल्शन होने से साइज जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा. राइट? तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि अ कैटायन हैव, ठीक है, अ कैटायन हैव अ लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू देयर पेरेंट आइटम. राइट? कैटायन हैव अ लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू देयर पेरेंट आइटम और एनायन हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू देयर पेरेंट आइटम, जिसकी वजह से एक का साइज छोटा होता है, एक का साइज बड़ा होता है. राइट? लिख सकते हैं हम cation have less electron as compared to cation have less electron as compared to parent atom. ठीक है, due to this it has smaller size. In case of anion, anion have more electron as compared to parent atom, which increase repulsion and hence size increase. और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऊपर वाले में क्या लगेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. राइट? और नीचे वाले में क्या लगेगा? यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा. समझ में आ गया? कैटायन हैव अ लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द पेरेंट आइटम, ड्यू टू दिस इट हैज अ स्मॉलर साइज. ठीक है, और इसमें हम अगर कुछ ऐड करना चाहें सो वी कैन ऐड it has a smaller size and here nuclear charge increase. यहाँ ऊपर वाले में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नीचे वाले में रिपल्शन हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा. सो दिस इज क्वेश्चन 3.13. नोट डाउन करिए इसको फटाफट से. 3.13 को डन है.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। 3.14 ओके, सो 3.14 है, what is the significance of the term isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and the electron gain enthalpy? ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर कंपैरिजन पर्पस, राइट। तो हमें यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बारे में बताना है जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो एटम है, ठीक है, वो किसी के साथ इंटरैक्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो पूरे कैसे हो चुके हैं, वो पूरे के पूरे आइसोलेट हो चुके हैं, सो दे वोंट अट्रैक्ट एनी एटम, क्लियर है। तो उसको हमने क्या कह दिया, आइसोलेट कह दिया, यानी कि हमारे लिए वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट में चला गया, अब हमें वो किसी के साथ हम बोल सकते हैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट इज द आइसोलेशन हियर, ठीक है। सो द टर्म gaseous state are far separation in the sense and they do not have a, क्या नहीं है इनके पास, they do not have a mutual attraction and repulsion interaction, clear? So isolated gaseous atoms means, or the gaseous atom state, the gaseous atom state far away in the sense that they do not attract or repel, ठीक है, और they do not attract or repulsive, or we can say repulsive interaction, attraction and repulsive interaction नहीं होता है, ठीक है। Therefore they regard as a isolated atom, जहां पे किसी के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है। These are regarded as an isolated atom। समझ में आया किस टाइप के हम ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी के साथ अट्रैक्शन भी दिखाई नहीं देता है और ना ही रिपल्शन दिखाई देता है, ठीक है। So ionization and electron gain enthalpy, ionization enthalpy and in electron gain enthalpy, they are not influenced by any presence of outer nucleus or any presence of the atom, ठीक है। So in ionization की बात की थी, इन आयनाइजेशन एंथैल्पी and electron gain enthalpy, in ionization enthalpy and in electron gain enthalpy, समझ में आया, are not influenced by any other atom, are not influenced by any other atom, ठीक है। and it is not possible to express these, and it is not possible to
and it is not possible to express these when atom are in a liquid or in a solid state. ठीक है, तब हम उसको आइसोलेशन नहीं बोल सकते हैं. एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, दीज व्हेन एटम आर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट. तब हम ये आइसोलेटेड वाला टर्म यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर एटॉमिक फोर्सेस. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर एटॉमिक मास. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर एटॉमिक मास. क्लियर? समझ में आया? एक बार रीड करें दोबारा से इसको. सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम. सो द गैशियस एटम स्टेट फार अवे इन द सेंस दैट दे डू नॉट अट्रैक्ट और हैव अ रिपल्सिव इंटरैक्शन. These are regarded as an isolated atom. In ionization enthalpy and electron gain enthalpy are not influenced by any other atom, and it is not possible to express these when atoms are in the solid or the liquid state. The reason behind it due to the presence of inner atomic mass. ठीक है, क्लियर है? Now second term क्या था? Significance of the term ground state. सेकेंड टर्म है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट. सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट. तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट होता क्या है? क्या होता है ग्राउंड स्टेट? जहां पे हम मान के चलते हैं कि किसी भी एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती है, उसको हम उसका क्या कह देते हैं? ग्राउंड स्टेट कह देते हैं. राइट? क्लियर है? यस. ग्राउंड स्टेट वी कैन से अ नॉर्मल स्टेट, जहां पे एनर्जी बताई जाती है. वी कैन से एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम. सो ग्राउंड स्टेट इज अ normal state energy state of an atom. ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी स्टेट कहा जाता है एटम का. व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी स्टेट? इट मीन्स दैट, क्या है? It means that electron in a particular atom have the lowest energy. ठीक है? It means that ठीक है, एटम हैव, क्या कहा था हमने? लोएस्ट एनर्जी, सॉरी एनर्जी स्टेट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन हैव एट अ पर्टिकुलर ठीक है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन हैव एट अ पर्टिकुलर एटम हैव द लोएस्ट एनर्जी. पर्टिकुलर एटम have the lowest energy state. ठीक है, and have the lowest energy state and they neither lose or gain electron. अपने लोएस्ट एनर्जी पे ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. कब करेंगे? जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब वो हायर स्टेट में जाएंगे. ठीक है, एंड दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर कौन से स्टेट में? इन देयर ग्राउंड स्टेट.
ठीक है. सो बोथ इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली एक्सप्रेस, ठीक है, जनरली एक्सप्रेस विद दिस रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, राइट. सो इसी में लिख दें, इतना नोट डाउन कर लो फटाफट से, करिए. बोथ ionization and electron gain enthalpy both ionization and electron gain enthalpy are generally expressed in ground state, are generally expressed atom in ground state, generally expressed atom in ground state only. ठीक है, क्लियर. सो ये इसका आंसर है. सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट, दोनों का क्या मतलब है अभी आपको समझा दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, करिए इसको फटाफट से नोट डाउन. क्लियर. दिस इज क्वेश्चन 14th. 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम. ओके, सो 15th क्वेश्चन इज energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom is this. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. हमें जो दिया गया है वो जूल में दिया गया है. किसमें हमें निकालने के लिए कहा गया है? जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है इसको. अप्लाई द आइडिया ऑफ मोल कॉन्सेप्ट टू डिराइव द आंसर. ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट वाला हमें लगाना पड़ेगा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ एटम, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कितना हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी निकालना है हमें. कितना दे रखा है? -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल. जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने ही एटम हैं, ठीक है, इतने आयंस, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इतने ही मोल होंगे. सो -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. दिस इज इन जूल, दिस इज इन मोल. अब जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? अब जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? जूल पर मोल में आ जाएगा. कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 1.313, ठीक है, यही आएगा. 312, ठीक है, 1.312 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 और 23 है यहाँ पे. कितना हो जाएगा? और इसमें ठीक है 6 जूल पर मोल. 1.312 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर मोल. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? E इनफाइनाइट माइनस ई, इनफाइनाइट तो जीरो होता है, माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है, -1.312 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर मोल. तो माइनस माइनस प्लस, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? 1.312 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर मोल. 1.312 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर मोल. क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम. अब है 16th क्वेश्चन 3.16.
क्या है, अमंग दी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर ऑफ दिस। सेकेंड पीरियड का यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है। एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज अ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। बेरिलियम का हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है एज कंपेयर टू बोरोन। क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, एक साइड है बेरिलियम और एक साइड है बोरोन, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो लिथियम, ठीक है 3 होता है, बेरिलियम का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड बोरोन का कितना होता है 5 हो जाएगा, राइट। तो इसका 5 है एंड बेरिलियम का 4 है। 1s2 2s2 2p1, राइट, और इसका 1s2 एंड 2s2 1s2 एंड 2s2 ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, सॉरी बोरोन का, एंड बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स क्वाइट टफ। देखो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। बट यहाँ पे बेरिलियम की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, एक तो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, दूसरा ये फुल्ली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट टफ। समझ में आ गया किस तरीके से होगा। सो बेरिलियम हैज अ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। यहाँ पे हम लिखेंगे Be has higher ionization enthalpy than boron due to its configuration in boron configuration is 1s2 2s2 2p1. It is quite easy to remove electron from 2p orbital. ठीक है, it is quite easy to remove electron from 2p orbital because it is far away from nucleus, because it is far away from nucleus and there is only one electron present in 2p orbitals. ये दो चीजें हो गई क्लियर। बट इन बोरोन ओके हाँ, बट in beryllium the configuration is 1s2 2s2, ठीक है 1s2 2s2. The s orbital is close to nucleus, hence it is difficult to remove electron from 2s orbitals. Clear? Hence it is difficult to remove electron from 2s orbital. Right? Clear है? समझ में आया ये? करिए इसको नोट डाउन, फिर इसके सेकेंड पार्ट को हम करेंगे. ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक. यहां पे कर ले इसके सेकेंड पार्ट को. ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन.
ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2p4, ठीक। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 एंड फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, यही होगा, 2p5 होगा तो 9 होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen and fluorine because in nitrogen orbital is half filled, orbital is, because in nitrogen orbital is half filled, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल, ठीक है। जबकि ऐसा ऑक्सीजन में कुछ नहीं था, so we can easily remove the electron from the outermost shell, right? Next question, 3.17. So 3.17 question है, how would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of the magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of the magnesium? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहाँ पे हमें कंपेयर करके दिखाना है कि एक बार फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है तो एक बार सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है, कैसे? सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम एंड मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। मैग्नीशियम का कितना है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ये मैग्नीशियम का है। सो इन केस ऑफ सोडियम, ठीक है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी s orbital, so it is quite easy to remove that electron. But in case of magnesium, s orbital is fully filled. We can say there is a pairing of electron. That means उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा when we have to remove that electron, right? In case of ionization enthalpy 1, in ionization enthalpy 1, sodium has 3s1 configuration we can remove electron from 3s orbital easily, 3s orbital easily while giving लेस एनर्जी, ठीक है, हल्की सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। बट इन केस ऑफ Mg it has 3s2 configuration which is a stable configuration, which is stable configuration, ठीक है। कैसा है ये, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो इन दैट केस we need more energy to remove electron, we need more
energy to remove electron. So we can say that ionization enthalpy of magnesium is higher than the ionization enthalpy of sodium. So we can say that ionization enthalpy 1 of Mg is higher than Na. ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात थी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड तो क्या हो जाएगा? अब है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सोडियम एंड मैग्नीशियम, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है. सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 1s2 2s2 2p6 3s1. सो अब देखो, इन सोडियम 2p6 ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल है इज फुल्ली फिल्ड, सो वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल. बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है? 3s1 ऑर्बिटल, दैट इज क्वाइट इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, राइट? यहाँ पे पेयरिंग भी नहीं है. सो सोडियम हैज 2p6 configuration, which is stable configuration, which is कैसा configuration है ये? Which is stable configuration. So we need more energy, to remove that electron from the atom. But in case of magnesium, has 3s1 configuration, which is not stable configuration, which is not much stable configuration, so we can easily remove that electron while giving less energy, right? So what we can say, ionization enthalpy second of sodium is higher than the मैग्नीशियम. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड ऑफ द सोडियम इज हायर देन द मैग्नीशियम. यही हमसे क्वेश्चन पूछा था. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन, देखो यहाँ पे क्या है कि सोडियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मैग्नीशियम. एंड इन केस 1, in ionization enthalpy 1, magnesium has the highest ionization enthalpy as compared to sodium, right? So this is question 3.17 और ये उसका आंसर है. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन 3.18. 3.18 क्वेश्चन क्या है? What are the various factor due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? Down the group यानी कि टॉप टू बॉटम जाते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज हो जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज एज वी मूव डाउन,
the number of electron increase, so number of, यहां पे क्या हो जाएगा, number of shell also increase. Due to this, the distance between nucleus to outermost shell also increase. That decrease the holding power of nucleus, to the last shell of electron, ठीक है, and hence electron can easily remove. ठीक है, न्यूक्लियस जो है अपने लास्ट शेल तक की, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, जिसकी वजह से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट इजी. ठीक है, सो होल्डिंग पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव. ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज top to bottom. So we can say that, atomic ionization enthalpy decrease down the group. ठीक, दूसरा क्या है, एक तो एटॉमिक साइज हो जाएगा, दूसरा क्या, इफेक्ट ऑफ वी कैन से शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लो या फिर आप शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो. इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो मल्टीपल, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जितना ज्यादा ऑर्बिटल उतनी ज्यादा वहां पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन अगेन रेडियस इंक्रीज हो गया, और फिर जो न्यूक्लियस की पावर है टू द लास्ट शेल टू होल्ड दैट इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज हो जाएगा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर, आ गया समझ में. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, विद एडिशन ऑफ न्यू शेल्स. क्यों एडिशन ऑफ न्यू सेल, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो न्यू शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं. ठीक है, विद एडिशन ऑफ न्यू शेल द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन shell, the number of inner electron shell which shield the valence electron, increase. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction of nucleus to the valence electron, force of attraction nucleus to the valence electron कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. ठीक है, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर, तो ये दो रीजन है इसके पीछे के.
नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.19 3.19 क्वेश्चन फटाफट से रीड करिए। क्या है 3.19? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ दिस 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप में हमें नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए तो मिलता नहीं है, राइट, एक्सेप्शंस है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशंस फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड? अब हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे क्या होगा, देखो, बोरोन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज 801, फिर एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, फिर गैलियम का यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और इंडियम का जो है फिर से कम हो गया, एंड देन थेलियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमें डब्ल्यू ग्राफ इसका दिखाई देता है, राइट। हमें ये बात पता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाता है। दैट इज ट्रू फॉर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज ट्रू फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, राइट। सो वी कैन से on moving down the group, ionization enthalpy decrease, that is true for boron to aluminium। यानी कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाते जाते क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे हो गया, इतना तो करेक्ट है। फिर अगर हम गैलियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैलियम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलियम हैव इंक्रीज। वी कैन से कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो है हायर है देन एल्यूमिनियम। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पास 3d10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, यस बताइए, इट कंटेन 10d इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। अब डी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि वो लेस पेनिट्रेट करेगा, लेस पेनिट्रेट करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका साइज इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज अनएक्सपेक्टेड हायर देन एल्यूमिनियम। यही है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज अनएक्सपेक्टेड हायर देन द एल्यूमिनियम, बिकॉज गैलियम कंटेन 10d इलेक्ट्रॉन इन इट्स इनर शेल। ठीक है, गैलियम के पास क्या है, 10d इलेक्ट्रॉन है इन इट्स इनर शेल विच आर लेस पेनिट्रेटिंग। which are less penetrating, ठीक है, and the shielding effect is less effective than the SNP, right? D का तो कम ही होता है। The shielding effect is less than the S and P। जो shielding effect होता है वो क्या होता है, कम होता है as compared to S and P इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। एंड ये तो इनर शेल की भी हमने बात की थी, ठीक है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड फेयरली स्ट्रॉन्ग, द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड, ठीक है, फेयरली स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस, सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है। सो द आउटर इलेक्ट्रॉन फेयरली hold strongly due to this ionization enthalpy increase, ड्यू टू दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। एंड सिमिलर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमको कहाँ पे देखने के लिए मिला है, इंडियम और थेलियम में।
ठीक है, इंडियम से जो थेलियम में हमें चीजें देखने के लिए मिले उसके पीछे का भी यही रीजन है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर शेल में। ठीक है, सो अ सिमिलर इंक्रीज वी कैन से अ सिमिलर इंक्रीज इज ऑब्जर्व, अ सिमिलर increase in observe in indium and thelium। ठीक है, सिमिलर इसमें हमें ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिला इंडियम एंड थेलियम में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द presence of 14 electron in their inner shell। ठीक है, in their inner shell, और ये F है 14 F इलेक्ट्रॉन in their inner shell which have poor shielding effect, which have poor shielding effect, right? जिसके पास क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। डी का, एफ का कैसा शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। क्लियर, चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन 3.19, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास 3.20। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव द मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, फोन है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हम कंपेयर करेंगे, सो कौन हो जाएगा, यस बताइए, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो कौन होगा, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 एंड यहां पे क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, तो 2p5 है फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। अगर यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं, तो देखो यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एंड इट बिहेव लाइक अ नोबल गैस, तो वो ईगरली एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन के लिए वेट करना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वेट करना है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन इज, क्या बताना था हमको, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन शो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वहीं क्लोरीन और फ्लोरीन में अगेन, क्लोरीन और फ्लोरीन में अगेन कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ए वाले का है, यहाँ पे बी वाले में भी अगेन फ्लोरीन शो मोर नेगेटिव, और इनके वैल्यू से भी हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इस ट्रेंड से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आज की क्लास में हमने टोटल क्या किए, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, आज की क्लास में भी हमने टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए हैं, राइट। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, यस। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो वीडियो चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप YT का एक लिंक होगा, उस पर टैप करके ग्रुप में एंटर कर सकते हैं, और वहां पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, प्लस क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में
मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।